हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम ध्रुव यात्रा कहानी पढ़ेंगे जिसे जैनेंद्र कुमार ने लिखा है। इस वीडियो को बच्चों आज आखिरी तक देखिएगा ताकि कहानी आपको ठीक से समझ में आ जाए। और इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग ध्रुव यात्रा कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर यूरोप के नगर से बधाइयाँ लेते हुए हिंदुस्तान आ रहे हैं। ये खबर अखबारों ने पहले सफ़े पर मोटे अक्षरों में छापी। उर्मिला ने खबर पढ़ी और पास पालने में सोते शिशु का चुंबन किया। अगले दिन पात्रों ने बताया कि यूरोप के तट एथेंस से हवाई जहाज पर भारत के लिए रवाना होते समय उन्होंने यूरोप के लिए संदेश मांगने पर कहा कि उसे अद्भुत की पूजा की आदत छोड़नी चाहिए। उर्मिला ने यह भी पढ़ा, अब वो मुंबई आ पहुँचे हैं जहां स्वागत की जोर शोर से तैयारियां हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली आना है। नागरिक आग्रह कर रहे हैं और शिष्टमंडल मिल रहा है। उसकी प्रार्थना सफल हुई तो वो दिल्ली के लिए रवाना हो सकेंगे। अखबार के विशेष प्रतिनिधि का अनुमान है कि उनको झुकाना कठिन होगा। वह यद्यपि सबसे सौजन्य से मिलते हैं, पर यह भी स्पष्ट है कि उनको अपने संबंध के प्रदर्शनों का उल्लास नहीं है। संवाददाता ने लिखा है, मैं मिला तब उनका चेहरा ऐसा था कि वो यहाँ ना हो, जाने कहीं दूर हों। उर्मिला ने पढ़ा और पढ़कर अखबार अलग रख दिया। सचमुच राजा रिपुदमन बम्बई नहीं ठहर सके। छपते छपते की सूचना है कि आज सवेरे के छुटपुटे में उनका जहाज निर्विघ्न दिल्ली पहुँच गया है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उर्मिला रोज अखबार पढ़ती है। इन दिनों वो कहीं बाहर नहीं गई। राजा रिपु को लोग अवकाश नहीं दे रहे हैं। सुना जाता है वो दिल्ली छोड़ेंगे। कहाँ जाएंगे इसके कई अनुमान हैं। निश्चय ये है कि जाएंगे किसी कठिन यात्रा पर। उर्मिला ने सदा की भांति ये भी पढ़ लिया। चौथे दिन एक मोटा लिफाफा उसे मिला। अंदर खत संक्षिप्त था। पढ़ा और उसी तरह मोड़कर लिफाफे में रख दिया। फिर बच्चे की ओर ध्यान दिया। वो जागने को तैयार न था, फिर भी उठाकर उसे कंधे से लगाया और कमरे में डोलने लगी। इधर राजा रिपुदमन को अपने से शिकायत है कि उन्हें नींद कम आती है, मन पर पूरा काबू नहीं मालूम होता, सामने की चीज़ पर एकाग्र होने में कठिनाई होती है, नहीं चाहते वहाँ ख्याल जाते हैं। कभी तो अपनी ही कल्पनाओं में उन्हें डर लगने लगता है। अभी यूरोप से आते हुए ऊपर आसमान की तरह नीचे भी गहन और अपार नीलिमा को देखकर उन्हें होता था कि क्यों न इस जहाज से मैं इस नगर में कूद नहीं पड़ूं। सारांश इसी तरह की अस्त व्यस्त बातें उनके मन में उठाया करती हैं और वो अपने से असंतुष्ट हैं। यूरोप में ही उन्होंने मांसोपचार के संबंध में आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी। भारत में और तिस पर दिल्ली में रहकर जिन मारुति को नहीं जानते थे, उन्हीं के विषय में यूरोप में देशों में बड़ी श्रद्धा लेकर लौटे हैं। इसलिए अवकाश पाते ही वो उनकी शरण में पहुँचे। यद्यपि सन 1960 की बात है कि जिस वर्ष आचार्य का देहांत हुआ, पर उस समय वो जीवित थे। अभिवादन पूर्वक आचार्य ने कहा, वैद्य के पास रोगी आते हैं, विजेता मेरे पास किस सौभाग्य से आए हैं। रिपु, रोगी ही आपके पास आया है। विजेता छल है और उस दुनिया के छल को जो दुनिया के लिए छोड़िए, पर आप तो जानते हैं। आचार्य, हाँ, चेहरे पर आपके विजय नहीं पराजय देखता हूँ। शिकायत क्या है। रिपु, मैं खुद नहीं जानता, मुझे नींद नहीं आती और मन पर मेरा काबू नहीं जमता हूँ तो क्या होता है। जो नहीं चाहता मन के अंदर वो सब कुछ हुआ करता है। खास तौर पर आप क्या नहीं चाहते। क्या कहूँ, यही देखिए कि हिंदुस्तान लौट आया हूँ, जबकि ध्रुव पर अभी बहुत काम बाकी है। विजेता शब्द व्यंग्य है। ध्रुव देश भी हम सबके लिए उद्यान होना चाहिए। एक अकेला झंडा गाड़ आने से क्या होता है। ये सब काम बाकी है, फिर भी मैं हिंदुस्तान आ गया, भला क्यों। मारुति गौर से रिपुदमन को देखते रहे। बोले, हिंदुस्तान ना आना जरूरी था। हाँ, आना किसी भी तरह जरूरी ना था। क्यों, हिंदुस्तान तो घर है। पर क्या मेरा घर तो ध्रुव भी हो सकता है। आचार्य ने ध्यानपूर्वक रिपुदमन को देखते हुए कुछ हंसकर कहा, यानी हिंदुस्तान को छोड़कर कोई घर हो सकता है। राजा रिपुदमन ने उत्साह से कहा, लेकिन क्यों कोई घर हो जो मेरे जैसे आदमी के लिए। आचार्य, खैर अब हम काम की बातें करें। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। कल पहली बैठक दीजिए 3:20 पर। डायरी रखते हैं। नहीं तो आप कल तक की डायरी रखिए। साथ जो खर्च करे उसका पाई पाई हिसाब, और जिससे मिले उसका ब्यौरा भी लिखिएगा। वो सब अभी ना कह सकूँगा। मैं सोचता हूँ कोई खराबी नहीं है। मैं वैज्ञानिक से अधिक विश्वासी हूँ। विश्वास में बहुत शक्ति है।
अब हम कल मिलेंगे। जी नहीं, इसके लिए बाहर सेक्रेटरी है। बड़े बड़े नोटों को वापस पर्स में रखते हुए राजा ने कहा, मेरा स्वास्थ्य आप मुझे दे दे तो मैं बड़ा ऋणी होऊंगा। आचार्य हंसकर बोले, लेकिन आप तो स्वस्थ ही हैं। मैं आत्मा को मानता और शरीर को जानता हूँ। शरीर आत्मा का यंत्र है, यंत्र आपका साबित है, निरोग है, सब अव्यय ठीक है। कृपया कल सवेरे आप यहाँ के यंत्र मंदिर में आ जाएं, भी हो आएँ। सेक्रेटरी सब बता देंगे। वहाँ आपके हृदय, मस्तिष्क और शेष शरीर का पूरा निरीक्षण हो जाएगा और परिणाम देखकर मैं दोपहर तक मैं देख चुकूँगा। ये सब शास्त्रीय सावधानी है और उपयोगी भी है, लेकिन आप मान लें कि आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त है। कल डायरी लाइएगा। अगले दिन रिपुदमन समय पर पहुंचे। आचार्य ने तरह तरह के नक्शे और चित्र उनके आगे रखे और कहा, देखिए आपके यंत्र का पूरा खुलासा मौजूद है। मस्तक और हृदय संबंधी परिणाम सही नहीं उतरे हैं तो विकार उन अवयवों में मत मानिए, व्यतिरेक यूँ है भी सूक्ष्म डायरी है। रिपुदमन ने क्षमा मांगी, कहा, मैं चित्त को उस जितना भी तो एकाग्र ना कर सका। आचार्य हंसे, बोले, कोई बात नहीं, अगली बार सही। ये कहिए कि अपने भाई महाराज साहब और रानी महता से मिलने आप जाइएगा। विजेता को जीतने के लिए मार्के बहुत हैं, पर अपनों का मन जीतना भी छोटी बात नहीं है। मैंने कल फ़ोन पर महाराज से बातें की थी। आप जो करो वो उसमें खुश हैं, लेकिन अपने सुख से आप इतने विमुख ना रहो, ये भी वो चाहते हैं। अच्छे से अच्छे संबंध मिल सकते हैं या आप चुन लो। विवाह अनिष्ट वस्तु नहीं है, वो तो एक आश्रम का द्वार है। क्यों ये चर्चा अरुचिकर है? रिपुदमन ने कहा, जी मैं उसके अयोग्य हूँ। विवाह से व्यक्ति रुकता है, वो बंधता है, वो तब सबका नहीं हो सकता। अपना एक कोल्हू बनाकर उसमें जुता हुआ चक्कर में ही घूम सकता है। नहीं, उस बारे में मुझे कुछ कहने को नहीं है। आचार्य हंसकर बोले, विवाह चक्कर नहीं, लेकिन प्रेम। रिपुदमन ने कुछ जवाब नहीं दिया। प्रेम तो नाराज नहीं हो, विवाह का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, प्रेम के निमित्त से उसकी सृष्टि है। इससे विवाह की बात तो दुकानदारी की है, सच्चाई की बात प्रेम है। इस बारे में तुम अपने से बात करके देखो, वो बात डायरी में दर्ज कीजिएगा। अब परसों मिलेंगे। परसों यदि ना गया, कहाँ ना गए, यही यही हिमालय या कहीं, जहाँ चाहे जाओ, लेकिन मेरा 2 बैठकों का कर्ज अभी बाकी है। परसों वहीं 3:20 पर आप आओगे। अब घड़ी में हमें समय देना नहीं चाहती। परसों के विषय में मैं आशावान से अधिक नहीं हूँ। अच्छा, तो कल उनसे मिलकर आशा का विश्वास बना लीजिए, जिनसे ना मिलने के लिए मुझसे मिला जाता है। फ़ोन पर मिलिए, वो ना हो तो दूरी हो तो हवाई यात्रा कीजिए, पर खटका छोड़कर उनसे मिलिए अवश्य। और कल रेगुलेटर जहाँ है उसके विपरीत मेरी सलाह जाकर बेकार ही हो सकती है। रिपुदमन ने चमक कर कहा, किसकी बात आप करते हैं? नहीं जानता वो कौन है, और जानूंगा तो आपसे ही जानूंगा। देखिए, ध्रुव से और हिमालय से लड़ाई भी ठीक ठीक तभी आपकी चलेगी जब अपनी लड़ाई एक हद तक सुलझ चुकेगी। प्रेम के इनकार अपने से इनकार है, लेकिन घड़ी की आज्ञा का उल्लंघन हम अधिक नहीं करेंगे। देखिए, परसों यदि आ सका आ जाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। समय पर सब बह जाता है और अखबार कल पीछे छोड़ आज पर चलते हैं। राजा रिपु नएपन से जल्दी छूट गए। ऐसे समय सिनेमा के एक बॉक्स में उर्मिला से उनसे भेंट की। उर्मिला बच्चे को साथ लाई थी। राजा सिनेमा के द्वार पर उससे मिले और बच्चे को गोद में लेना चाहा। उर्मिला ने जैसे ये नहीं देखा और अपने कंधे पर उसे लगाए, वो उनके साथ जीने पर चढ़ती गई। बॉक्स में आकर सफलतापूर्वक उन्होंने बिजली का पंखा खोल दिया। पूछा, कुछ मंगाऊं? नहीं। घंटी बजाकर आदमी को बुलाया गया। 2 क्रीम। उसके जाने पर कहा, लाओ मुझे 2 ना। क्या नाम है? उर्मिला ने मुस्कुरा कर कहा, नाम अब तुम दो तो लो। आदित्य प्रसन्न बहादुर खूब है। बड़े आदमी बड़ा नाम चाहते, मैं तो मधु चाहती हूँ। तो वो भी ठीक है, माधवेंद्र बहादुर खूब है। तुम जानो, मुझे तो मधु काफ़ी है। इस तरह कुल बातें हुई और बीच में ही ज़रूरत हुई कि दोनों खेल से उठ जाएं और कहीं जाकर आपस की सफाई कर लें। दूर जमुना किनारे पहुंचकर राजा ने कहा, अब कहो, मुझे क्या कहती हो? कहती हूँ कि तुम अपना काम बीच में छोड़कर आए। मेरा काम क्या है? मेरी और मेरे बच्चे की चिंता जरूर तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि तुम उससे ज़्यादा के लिए हो। उर्मिला, अब भी मुझसे नाराज़ हो? नहीं, तुम पर गर्वित हो। मैंने तुम्हारा घर छुड़वाया, सब में रुसवा किया, इज्जत ली, तुमको अकेला छोड़ दिया। उर्मिला, मुझे जो कहो थोड़ा, पर अब बताओ मुझे क्या करने को कहती हो? मैं तुम्हारा हूँ, रियासत का हूँ, न ध्रुव का हूँ। मैं बस तुम्हारा हूँ। अब कहो।
देखो राजा, तुम भूलते हो, गृहस्थी की सी बात ना करो, महाप्राणों की मर्यादा और है, तुम उन्हीं में हो। मेरे लिए क्या यही गौरव कम है कि मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ? मुझे दूसरी सब बातों से क्या मतलब, लेकिन तुम्हें हक नहीं कि मुझसे घिरो। दुनिया को भी जताने की जरूरत नहीं कि मेरा बालक तुम्हारा है। मेरा जानना मेरे गर्व को काफ़ी है। मेरा अभिमान इसमें तीसरे को शरीक ना करेगा, लेकिन मैं अपने को क्षमा नहीं कर सकूंगी अगर जानूंगी कि मैं तुम्हारी गति में बाधा हूँ। अपने भीतर के वेग को शिथिल ना करो। तीर की नाई बढ़े चलो जब तक कि लक्ष्य पार ना हो। याद रखना कि पीछे एक है जो इसी के लिए जीती है। उर्मिला, तुमने मुझे ध्रुव भेजा, कहती थी उसके बाद मुझे दक्षिणी ध्रुव जीतने जाना होगा। क्या सच मुझे वहीं जाना होगा? राजा, कैसी बातें करते हो तुम? कहीं रुक कैसे सकते हो? जाना होगा, नहीं जाओगे? अतुल वेग तुम में है, क्या वो यूं ही? नहीं, मैं देखूंगी कि कुछ उसके सामने नहीं टिक सकता। मैं तुम्हारी बनी तो क्या इतना नहीं कर सकती? इस पुत्र को देखो, भवितव्य के प्रति तुम्हारा ये दान है। अब तुम उड़े हो, गति के लिए मुक्त हो। ध्रुव धरती के हो चुकेंगे जबकि आकाश के सामने होंगे। राजा, तुमको रुकना नहीं है, पथ अनंत हो, यही गति का आनंद है। उर्मिला, मैं आचार्य मारुति के यहाँ गया था। मारुति? वो ढोंगी? वो श्रद्धेय है उर्मिला, जानती हूँ। वो स्त्री को चूल्हे के और आदमी को हल के लिए पैदा हुआ समझता है। वो महत्व का शत्रु और साधारणता का अनुचर है। उसने क्या कहा? तुम उन्हें जानती हो? माँ उनकी भक्त थी, वो अक्सर हमारे यहाँ आते थे। उन्हीं की सीख से माँ ने मुझे संस्कृत पढ़ाई और नई हवा से बचाया। तभी से जानती हूँ तेजस्विता का अपहर्ता है। अब वहाँ ना जाना। उसने क्या कहा था? कहा था ये गति अगति है, जगह बदलना नहीं, सचेत होना गतिशीलता का लक्षण है। उसकी शायद राय है कि मुझे घूमना नहीं, विवाह करना चाहिए। मैं जानती थी। और तुम्हारी क्या राय है? वही जानने तुम्हारे पास आया हूँ। मारुति, सब जानते हैं, मुझको तुम ही जानती हो, इसलिए तुम ही कहो मुझको क्या करना है। विवाह नहीं करना है। उर्मिला, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, रक्त उष्ण है तो? उर्मिला, तो स्त्रियों की कहीं कमी नहीं है। बको मत उर्मिला, तुम मुझे जानती हो। जानती हूँ, इसी से तो कहती हूँ। तुम्हारे लिए क्या मैं स्त्री हूँ? नहीं, प्रेमिका हूँ। इस बारे में भूल नहीं करूँगी। इसीलिए किसी स्त्री के प्रति तुम में मैं निषेध नहीं चाह सकती। मुझ में तुम्हारे लिए है, सिद्धि के अंत तक पहुँचाए बिना मैं कैसे रह सकती हूँ? उर्मिला, सिद्धि मृत्यु से पहले कहाँ है? वो मृत्यु के भी पार है राजा। इससे मुझ तक लौटने की आशा लेकर तुम नहीं आओ। सौभाग्य का क्षण मेरे लिए शाश्वत है, उसका पुनरावर्तन कैसा? उर्मिला, तो मुझे जाना ही होगा। तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानेगा। क्या कहते हो राजा? मैं तुम्हें पाने के लिए भेजती हूँ और तुम मुझे पाने के लिए जाते। यही तो मिलने की राह है, तुम भूलते क्यों हो? उर्मिला, आचार्य मारुति ने कहा था साधारण रहो, सरल रहो। हम दोनों कहीं अपने से छल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं राजा, मारुति नहीं जानता। वो समझ की बात समझ से जो परे है, उस तक प्रेम की ही पहुंच सकता है। जाओ राजा, जाओ, मुझको परिपूर्ण करो, स्वयं भी संपूर्ण हो। देखो उर्मिला, तुम भी रो रही हो। हाँ, स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। प्रेम जो अपने सिवा किसी को दया, किसी को कुछ नहीं जानता। 3:45 राजा रिपु आचार्य के यहाँ पहुँचे। डायरी दी। आचार्य ने उसे गौर से देखा। अनंतर नोटबुक अलग रखी। कुछ देर विचार में डूबे रहे। अनंतर सहसा उबर कर बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ याद करता रह गया। आपने डायरी में संक्षिप्त लिखा, उर्मिला माता और कुमारी है, यही ना? जी। तुम्हारे पुत्र की अवस्था क्या है? वर्ष से कुछ अधिक। उत्तरी ध्रुव जाने में उर्मिला की सम्मति थी, प्रेरणा थी। ये विचार उसने कहाँ से पाया? शायद मुझसे ही। आरंभ में तुम विवाह को उद्यत थे, वो नहीं? जी नहीं, मैं बचता था, वो उद्यत थी। हूँ, बचते थे अपनी स्थिति और माता पिता के कारण, कुछ अपने सपनों के कारण भी हूँ। फिर गर्भ के बाद में तैयार हुआ कि हम साथ रहें, विवाह पूर्वक। जी, वो चाहे तो विवाह पूर्वक भी हूँ। फिर तब उसका आग्रह हुआ कि मुझे ध्रुव के लिए जाना होगा, तो उस आग्रह की रक्षा में आप गए। पूरी तरह नहीं, मन से मैं भी साथ रहने का बहुत इच्छुक ना था, इससे निकल जाना चाहता था। तुम्हारे आने से तो वो प्रसन्न हुई, शायद हुई, लेकिन रुकने से अप्रसन्न है। क्या कहती है? कहती है जाओ, जय यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं, सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। अकस्मात आवेश में आकर आचार्य बोले, कौन उर्मिला? वही धनंजय की लड़की? वो ये कहती है? जी, वो पागल है, यही वो आपके बारे में कहती है। आचार्य जोर से बोले, चुप रहो, तुम जानते नहीं, वो मेरी बेटी है।
बेटी, मैं बुढ़ा हूँ, रिपु तुम समझदार हो। हाँ सगी बेटी। आचार्य, ये आप क्या कह रहे हैं? तो आप सब जानते थे? सब नहीं तो बहुत कुछ जानता ही था। देखो रिपुदमन, अब बताओ तुम क्या कहते हो? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं कहता, मेरे लिए सब उर्मी से पूछिए। सुनो रिपुदमन, तुम अच्छे लड़के हो। उर्मी मुझसे बाहर ना होगी, पुत्र की व्यवस्था हो जाएगी और तुम लोग विवाह करके यहीं रहोगे। रिपुदमन ने हाथों से मुंह ढककर कहा, मैं कुछ नहीं जानता, उर्मी कहे वही मेरी होनहार है। उर्मी तो मेरी ही बेटी है। रिपुदमन निराश ना हो। आचार्य के समझ पहुंचकर उर्मिला ने कहा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, रिपुदमन ने सब कहा है, जो हुआ हुआ। अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। अब से मतलब कि पहले नहीं करना चाहिए था? विवाह हुआ है तब तो खुशी की बात है, फिर वो प्रकट क्यों ना हो? तुम दोनों साथ रहो, भगवान पर तो सब प्रकट है। और साथ बहुतेरे लोग रहते हैं तो तुम क्या चाहती हो? वही जो राजा रिपुदमन उस अवस्था में चाहते थे जब मुझसे मिले थे। उनके स्वप्न मेरे कारण भग्न होने चाहिए कि पूर्ण? मेरी चिंता उन्हें उनके प्रकृत मार्ग से हटाए, ये मैं कैसे सह सकती हूँ? स्वप्न तो सत्य नहीं है बेटी। तब की बात मन में बह को उसके लिए सदा अंकुश बनाए रखना चाहती हो? एक भूल के लिए किसी से इतना चिढ़ना ना चाहिए। आचार्य जी, आप किस अधिकार से मुझसे ये कह रहे हैं? रिपु ने जो अपनी हैसियत और माता पिता के ख्याल से आरंभ में विवाह में झिझक थी, इसी का ना ये बदला है। आचार्य जी, आप इन बातों को नहीं समझेंगे। शास्त्र में स्त्री को आप नहीं जान लेंगे। बेटी, फिर कोई किसमें किसको जानेगा? बता दो। सब कुछ प्रेम से ही जाना जाएगा, जो कि मेरे लिए आपके पास नहीं है। सच बेटी, मेरे पास वो नहीं है और तेरे लिए जितना चाहूँ उतना है, ये मैं किसी तरह कह सकूँगा। लेकिन तुमसे जो सच्चाई छिपाता रहा हूँ और अब छिपा रहा हूँ, वो अनर्थ अपने लिए नहीं, तेरे प्रेम के लिए ही मुझसे बन सका है। ये भी झूठ नहीं है बेटी, मैं काफ़ी जी लिया, अब मरने में देर लगाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। ऐसे समय तेरे अहित की बात ना कह सकूँगा, ऐसा निठुर मुझे ना मानना। रिपुदमन को भरमा मत उर्मिला, किसी का सपना होने के लिए वो नहीं है। तुम लोग विवाह करो और राजमार्ग पर चल पड़ो। उर्मिला ने हंसकर कहा, आप थक गए हैं आचार्य जी, भीड़ चलती रहती है, इसी कारण जो प्रशस्त और स्वीकृत हो गया है वहाँ आपका राजमार्ग है ना, पर मुक्ति का पथ अकेले का है, अकेले ही उस पर चला जाएगा। वहाँ पांडव तक 5 नहीं है, सब एक एक है। बेटी, ये क्या कहती है? सनातन ने जिसको प्रतिष्ठा दी, बुद्धि के अहंकार में उसकी तर्जन श्रेयस्कर नहीं होने वाला है। उर्मिला, ये एक बुढ़े की बात याद रखो। पर बेटी, उसे छोड़ो, बताओ मुझे माफ़ कर सकोगी? आप रिपुदमन की अपनी समझ से उससे हित की ओर मोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत है। तो तुम रिपु से नाराज़ ही रहोगी, उसके साथ अपने को भी दंड ही देती रहोगी? मुझे पाने के लिए उसे जाना होगा, उन्हें पाने के लिए मुझे भेजना होगा। ये आपको कैसे समझाऊं? हाँ, मैं नहीं समझ सकूंगा, लेकिन मेरा हक और दावा है। सोचता था भगवान के आगे पहुंचूंगा, उससे पहले उस बात को कहने का मौका नहीं। क्यों तू अपने पिता की भी बात नहीं मानेगी? को जीते जी इस संबंध में मैं कब संतोष दे सकी? बेटी, अब भी नहीं दे सकोगी? उर्मिला ने चौंक कर कहा, क्यों आचार्य जी? मारुति का कंठ भर आया, कांपते हुए बोले, हाँ बेटी, चाहे तू अब तू अपने बाप को संतोष और क्षमा दोनों दे सकती है। उर्मी स्तब्ध आचार्य को देखती रही, उनकी आंखों से तार तार आंसू बह रहे थे, उसकी दशा दयनीय थी। बोली, मुझ अभागिन के भाग्य में आज्ञा पालन तक का सुख हाय विधाता, क्यों नहीं लिख सका? जाती हूँ, इस हतभागिन को भूल जाइएगा। रिपुदमन ने कहा, आचार्य से तुम मिली थी, अब मुझे क्या करना है? करना क्या है राजा? तुम्हें जाना है, मुझे भेजना है। कहाँ जाना है? दक्षिणी ध्रुव। हाँ, नहीं तो उत्तर के बाद कहीं तुम दक्षिण के लिए शेष ना रहो। दक्षिण के बाद फिर किसी शेष बचने की बात नहीं रह जाएगी ना? दिशाओं के द्वार दिगंत में हम खो जाएं, शेष यहाँ किसको रहना है? छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारी संस्कृत नहीं समझता। सीधे बताओ मुझे कब जाना है? जब हवाई जहाज़ मिल जाए तो लो, तुम्हारे सामने फ़ोन से तय किए देता हूँ। फ़ोन पर भी बात करते समय टकटकी बांधकर उर्मिला रिपु को देखती रही। अनंतर पूछा, परसों शटलैंड द्वीप के लिए पूरा जहाज़ हो गया? हाँ हो गया, लेकिन परसों कैसे जाओगे? दल जुटाना नहीं है? तुम्हारा मन रखूँगा, दल के लिए ठहरूँगा। लेकिन उसके बिना क्या होगा? नहीं, परसों तुम नहीं जाओगे। और ना सताओ उर्मिला, जाऊँगा, अमेरिका को फ़ोन किए देता हूँ, दक्षिण से कुछ एक साथी हो जाएंगे। नहीं राजा, परसों नहीं जाओगे, मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है।
आंखों में आंसू लाकर उर्मिला ने रिपू के दोनों हाथ पकड़कर कहा, परसों नहीं जाओगे तो कुछ हर्ज है? ये तो बहुत जल्दी है। रिपू हाथ झटक कर खड़ा हो गया, बोला, मेरे लिए रुकना नहीं है, परसों तक इसी प्रायश्चित में रहना है कि तब तक क्यों रुक गया रहा हूँ। उर्मिला के फैले हुए हाथ खाली रहे। वो कहती रही, राजा ओ मेरे राजा। दुनिया के अखबारों में धूम मच गई। लोगों की उत्कंठा का ठिकाना ना था। यूरोप, अमेरिका, रूस आदि देशों के टेलीफोन जैसे इस काम के हो गए। ध्रुव यात्रा योजना की बारीकियां पाने के बारे में संवाददाताओं में होड़ मच उठी। रिपुदमन उन्हें कुछ ना बता सका। ये उसकी दक्षता का परिणाम बना। हवाई जहाज जो शटलैंड के लिए चार्टर हुआ था, उसकी विभिन्न कोणों से ली गई असंख्य तस्वीरें छपी। उर्मिला अखबार लेती, पढ़ती और रख देती, अनंतर शून्य में देखती रह जाती, नहीं तो बच्चे में डूबती। एक दिन, 2 दिन, कहीं वो बाहर नहीं गई। टेलीफोन पास रख छोड़ा, पर कोई नहीं, कुछ नहीं। अखबार के पन्नों से आगे और कोई बात उस तक नहीं आई। आज अंतिम संध्या है। राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोज हो रहा होगा। सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक, सब दलपति। गई रात तक वो इन कल्पनाओं में रही। तीसरा दिन उर्मिला ने अखबार उठाया। सुर्खी है और बॉक्स में खबर है, राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशाना है। खबर छोटी थी, जल्दी पढ़ ली गई, लेकिन पूरे अखबार में विवरण और विस्तार के साथ दूसरी सूचनाएं थीं, जिन्हें उर्मिला पढ़ती ही चली गई, पढ़ती ही चली गई। पिछली संध्या को जगह जगह राजा रिपुदमन के सम्मान में सभाएं हुई थी, उनकी चर्चा थी। खास कर राष्ट्रपति के उस भोज का पूरा विवरण था, जिसे दुनिया का एक महत्वपूर्ण समारोह कहा गया था। उर्मिला रस की एक बूंद नहीं छोड़ सकी। उसने अक्षर अक्षर सब पढ़ा। दोपहर बीत गया, तब नौकरानी ने चेताया कि खाना तैयार है। इस समय उसने भी तत्परता से कहा, मैं भी तैयार हूँ, यहीं ले आओ, प्लेट्स अभी इसी अखबार पर रख दो। उसी दिन अखबारों ने अपने खास अंक में मृत व्यक्ति का तकिए के नीचे से मिला जो पत्र छापा था, वो भी नीचे दिया जाता है। सबके प्रति बंधुओं, मैं दक्षिणी ध्रुव जा रहा था। सब तैयारियां थी। ध्रुव में मुझे महत्व नहीं है, फिर भी मैं जाना चाहता था। कारण इस बार मुझे वापस आना नहीं था। ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुक्कर होती। ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत बात थी, उसे सार्वजनिक महत्व दिया गया, ये अन्याय है। इसी शाम राष्ट्रपति और राष्ट्रदूतों ने मुझे बधाइयाँ दी, मेरे पराक्रम को सराहा, पर उन्हें छल हुआ है। मैं ये श्रेय नहीं ले सकता, ये चोरी होगी। उस भ्रम में लोगों को रखना मेरे लिए गुनाह है। क्या अच्छा होता कि ध्रुव में जा सकता, लेकिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से जो श्रेय मुझ पर डाला, उसका स्वल्पांश भी किसी तरह अपने साथ लेकर मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। यात्रा एकदम निजी कारणों से थी। मुझे अत्यंत खेद है कि मैं किसी से मिले आदेश और उसके दिए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ध्रुव पर भी मुझे बचना था नहीं, इसलिए बचना अब नहीं है। मुझे संतोष है कि किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होश हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे। तो बच्चों, इस प्रकार से ये पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।